इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर उस स्क्रीन से जुड़ा है जो शायद इस वक्त सामने रखी हो। हाँ, या फिर वो स्मार्टफोन जो जेब में रखा रहता है। हम बात कर रहे हैं भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। हाँ, मतलब जिसे हम डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। पिछले 10 सालों में जो सफर तय किया गया है उसने देश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। पूरी तरह से। लेकिन इस विकास की एक कीमत भी है। इस जबरदस्त डिजिटल सुविधा के बदले पर्सनल डेटा और प्राइवेसी पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। मैं इसी बारे में सोच रही थी। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। इस विषय की गहराई तक जाने के लिए और हवाई बातों से बचते हुए पूरी तरह से तथ्यों पर टिके रहने के लिए हमने कई बेहद विस्तृत रिपोर्ट्स को इस चर्चा का आधार बनाया है। जी। मुख्य रूप से हम भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB की जो रिपोर्ट है 10 Years of Digital Progress, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। और इसके अलावा इसके साथ ही प्राइवेसी के नए कानूनों को समझने के लिए हमने EY की डिकोडिंग द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, जमीनी हकीकत को परखने के लिए UPI और आधार सिस्टम के प्रभाव पर छपे कई एकेडमिक रिसर्च पेपर्स को भी खंगाला है। तो हमारा आज का मिशन एकदम स्पष्ट है। हम सिर्फ ये नहीं गिनाएंगे कि कितने टावर लगे या कितने फोन बिके। हाँ, वो तो बस आंकड़े हैं। सही कहा। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश के कोने-कोने को आर्थिक रूप से बदला है। और साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में हर एक व्यक्ति का जो डेटा जनरेट हो रहा है उसकी सुरक्षा के क्या इंतजाम है। यही सबसे अहम सवाल है। सूचनाओं की इस बाढ़ में किसी भी जागरूक नागरिक के लिए अपने डेटा के अधिकारों और खतरों को समझना एक बुनियादी जरूरत बन गया है। तो चलिए 2015 से 2025 तक के इस सफर की शुरुआत करते हैं। PIB के रिपोर्ट के आंकड़े किस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं? अगर हम पिछले 10 सालों के विकास ग्राफ को देखें तो ये किसी सामान्य प्रगति जैसा नहीं लगता, बल्कि एक वर्टिकल छलांग है। एकदम सीधी छलांग। बिल्कुल। इसे सिर्फ एक आंकड़े से समझते हैं। 2014 के आसपास देश में कुल इंटरनेट कनेक्शंस लगभग 25.15 करोड़ थे। ठीक है। आज हम 2025 में हैं और 2024 के अंत तक के जो पुख्ता आंकड़े रिपोर्ट में दर्ज हैं, उनके मुताबिक ये संख्या 96.96 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 96.96 करोड़, मतलब लगभग 1 अरब लोग सीधे तौर पर इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। जी, 1 अरब लोग। ये विस्तार अपने आप में हैरान करने वाला है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण डेटा की कीमतों में आई गिरावट भी है। बहुत बड़ा कारण है। पता था। रिपोर्ट बताती है कि 2014 में 1 GB डेटा के लिए औसतन 308 रुपए खर्च करने पड़ते थे। हाँ, 308 रुपए काफी बड़ी रकम थी। और आज ये कीमत गिरकर सिर्फ 9 रुपए 34 पैसे प्रति GB रह गई है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसने हर हाथ में इंटरनेट पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल। और सिर्फ इंटरनेट पहुंचने से बात खत्म नहीं होती, जो बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है वो भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। जैसे कि टावर्स वगैरह। हाँ, रिपोर्ट में 5G रोल आउट का विशेष जिक्र है। सिर्फ 22 महीनों के रिकॉर्ड समय के भीतर देश के 99.6% जिलों में 4,74,000 5G टावर लगाए जा चुके हैं। 22 महीनों में 4 लाख से ज्यादा टावर, ये वाकई बहुत तेज रफ्तार है। और इस तेज गति वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। अगर हम GDP के नजरिए से देखें तो 2022-23 में भारत की कुल GDP में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान 11.74% था। और अनुमान ये है कि 2024-25 का वित्तीय वर्ष खत्म होने तक ये योगदान बढ़कर 13.42% हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में इस योगदान का सबसे बड़ा और शायद सबसे लोकप्रिय चेहरा UPI है। जब हम UPI के आंकड़े देखते हैं तो वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। बिल्कुल लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2025 के सिर्फ 1 महीने में UPI के जरिए 1867.7 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। 1 महीने में? हाँ, सिर्फ 1 महीने में। और अगर हम इन ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू देखें तो ये 24,77,000 करोड़ रुपए थी। इस आंकड़े की गंभीरता को ऐसे समझा जा सकता है कि आज पूरी दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका 49% अकेले भारत में हो रहा है। मतलब दुनिया का
लगभग आधा हिस्सा सिर्फ हमारे यहाँ चल रहा है। जी, एकेडमिक रिसर्च पेपर्स जब इसका विश्लेषण करते हैं तो वे बताते हैं कि इस सिस्टम ने भारत के छोटे और मंझोले उद्योगों को, यानी जो MSME हैं, उन्हें सबसे ज्यादा ताकत दी है। गली के नुक्कड़ पर चाय बेचने वाले से लेके बड़े होलसेल व्यापारी तक सब इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। सब के सब। लेकिन जब हम इस कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्या जमीनी स्तर पर छोटे व्यापारियों को वाकई इसे अपनाने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा? रिसर्च पेपर्स इस बदलाव को किस तरह देखते हैं? रिसर्च ये दर्शाती है कि शुरुआती झिझक के बाद इसे अपनाने की दर बहुत तेज रही है। अच्छा, इसका एक बड़ा कारण ये है कि UPI ने इन छोटे व्यापारियों को एक औपचारिक आर्थिक ढांचा या फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया। मतलब अब उनका हिसाब किताब पक्का हो गया। बिल्कुल, अब उनके पास अपनी आय का एक डिजिटल रिकॉर्ड है जिससे उन्हें लोन मिलने में आसानी होती है। इसी वजह से रिसर्च का अनुमान है कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाले इस पूरे तंत्र ने भारत की GDP में लगभग 1.5% की सीधी ग्रोथ जोड़ी है। यानी जो काम पहले नकद में होता था और कहीं दर्ज नहीं होता था, वो अब अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में आ गया है। सही कहा। और हम सिर्फ डिजिटल पेमेंट तक सीमित नहीं है। डिजिटल इंडिया का अगला चरण और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी नजर आता है। रिपोर्ट में इंडिया AI मिशन का भी जिक्र है। जी, इंडिया AI मिशन, जिसके तहत 34,000 से ज्यादा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या GPUs का सेटअप किया जा चुका है। और सिर्फ AI ही नहीं बल्कि हार्डवेयर के स्तर पर भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम हो रहा है। वो सेमीकंडक्टर वाली बात। हाँ, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में HCL और फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर को जो मंजूरी मिली है वो इसी दिशा में उठाया गया कदम है। ये साफ तौर पर भारत को एक उपभोक्ता बाजार से निकालकर एक ग्लोबल टेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। ये सभी आंकड़े और योजनाएं एक बेहद उज्जवल भविष्य की तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन हर बड़ी इमारत की कोई ना कोई नींव होती है और भारत के इस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव एक ही सिस्टम पर टिकी है, आधार। बिल्कुल, आधार। आज 1.37 बिलियन यानी 137 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा आधार सिस्टम में दर्ज है। आधार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसी सिस्टम ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी विशाल कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना मुमकिन बनाया। DBT के जरिए पैसे सीधे बैंक खाते में जाते हैं। जी। PIB की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि आधार से जुड़े ऑथेंटिकेशन के जरिए सरकार ने सिस्टम से फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया है, जिससे सरकारी खजाने के लगभग 3,48,000 करोड़ रुपए बचे हैं। ये रकम अपने आप में इतनी बड़ी है कि इससे देश के कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा सकते हैं। 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत यकीनन एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सफलता है। बिल्कुल है। लेकिन रिसर्च पेपर्स जब इसी आधार सिस्टम का सामाजिक प्रभाव आंकते हैं तो एक दूसरी और काफी चिंताजनक तस्वीर भी सामने आती है। हाँ, दूसरा पहलू है। सिस्टम की ये कड़ाई क्या कभी-कभी उन लोगों के लिए सजा नहीं बन जाती जिन्हें सच में मदद की जरूरत है? बिल्कुल, और तकनीकी भाषा में इसी समस्या को एक्सक्लूजन या व्यवस्था से बाहर हो जाने का संकट कहा जाता है। रिसर्च पेपर्स का जो डेटा है वो इस बात की पुष्टि करता है। डेटा क्या कहता है इस बारे में? जब ग्रामीण इलाकों में लोग राशन जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए जाते हैं, जो PDS सिस्टम है, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में 8 से 10% का फेलियर रेट देखा गया है। मतलब हर 100 में से 8 या 10 लोग अपनी पहचान साबित नहीं कर पाते। जी, मशीनों ने पहचानने से इनकार कर देती है। रिसर्च पढ़ते हुए जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो इसी फेलियर रेट के कारणों में छिपी है। डेटा बताता है कि इस कुल फेलियर में से 40% सिर्फ फिंगरप्रिंट मिसमैच की वजह से होता है, उंगलियों के निशान न मिलने की वजह से। हाँ, अगर हम इसे एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो एक दिहाड़ी मजदूर जिसके हाथों की लकीरें सालों की मेहनत से घिस गई हैं, या कोई बुजुर्ग जिनकी उम्र के कारण बायोमेट्रिक पहचान मुश्किल हो गई है, उन्हें सिर्फ एक मशीन की गड़बड़ी के कारण उनके कोटे के राशन से वंचित किया जा रहा है। यही वो बिंदु है जहां तकनीक और मानवीय संवेदना के बीच टकराव होता है। सही कहा। तकनीक का काम सिस्टम को पारदर्शी बनाना है, लेकिन जब कोई पात्र व्यक्ति सिर्फ फिंगरप्रिंट न मिलने के कारण अपने अधिकार से वंचित रह जाए तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल। और आधार से जुड़ी चिंताएं सिर्फ एक्सक्लूजन तक सीमित नहीं है, इसके साथ प्राइवेसी और मास सर्वेलेंस यानी बड़े पैमाने पर निगरानी का डर भी जुड़ा हुआ है। सर्वेलेंस और डेटा सुरक्षा का मुद्दा तो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा हावी रहा है। रिसर्च में 2018 के उस बड़े डेटा लीक का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है, जो एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। हाँ, 2018 का वो डेटा लीक जिसमें 1 बिलियन यानी
100 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड खतरे में पड़ गए थे। 1 बिलियन कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो देश की लगभग पूरी वयस्क आबादी का डेटा है। जी। जब इतने बड़े पैमाने पर जानकारी सुरक्षित न रह पाए तो जनता का सिस्टम पर से विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। रिसर्च पेपर्स के सर्वे बताते हैं कि आधार की डेटा सिक्योरिटी को लेकर जो आम भरोसा 2017 में 70% था, वो अब काफी गिर चुका है। हाँ, वो 2023 आते आते गिर कर महज 50% पर आ गया है। और शायद इसी अविश्वास और प्राइवेसी के डर ने भारत में सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई की नींव रखी। आप पुट्टास्वामी केस की बात कर रही हैं? जी, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि निजता या प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने साफ किया कि प्राइवेट कंपनियां जैसे कि बैंक या टेलीकॉम ऑपरेटर्स लोगों से सेवाएं देने के बदले आधार को अनिवार्य रूप से नहीं मांग सकती। कोर्ट का ये फैसला एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो आज भी हम दर्जनों ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, दिन भर इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हमारा पर्सनल डेटा लगातार कई सर्वरों पर जा रहा है। इसी शून्य को भरने और हमारे इस मौलिक अधिकार को जमीनी हकीकत बनाने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, DPDP एक्ट 2023। और हाल ही में 13 नवंबर 2025 को जो इसके नए नियम जारी किए गए हैं, रूल्स 2023, उन्होंने इस कानून को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। EY की रिपोर्ट इस पूरे कानून का बहुत बारीकी से विश्लेषण करती है। इसके अनुसार भारत में काम करने वाली सभी डेटा फिड्यूशियरी कंपनियों को 13 मई 2027 तक इन नए नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले इस डेटा फिड्यूशियरी शब्द को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये आखिर है कौन? आसान शब्दों में कहें तो डेटा फिड्यूशियरी कोई भी वो कंपनी या संस्था है जो आपका डेटा जमा करती है और ये तय करती है कि उस डेटा का क्या किया जाएगा। मतलब कोई भी ऐप जो हम फोन में डालते हैं? हाँ, ये आपका बैंक हो सकता है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है या ई-कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है। आप उन पर अपना डेटा सुरक्षित रखने का भरोसा करते हैं, इसलिए वे फिड्यूशियरी हैं। तो अब इन कंपनियों के लिए नियम पूरी तरह बदल रहे हैं। EY की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जोर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर दिया गया है। बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। पहले क्या होता था कि कंपनियां 20 पन्नों का टर्म्स एंड कंडीशंस का एक लंबा चौड़ा दस्तावेज दे देती थी, जिसे कोई नहीं पढ़ता था। बिल्कुल कोई नहीं पढ़ता था और बस आई एग्री पे क्लिक कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा जी। अब कंपनियों को एक आइटमाइज्ड लिस्ट देनी होगी। जी, इस आइटमाइज्ड लिस्ट का मतलब है कि कंपनी को साफ और सरल शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट बताना होगा कि वे आपका नाम, लोकेशन या फोन नंबर क्यों ले रहे हैं और उसका ठीक ठीक क्या इस्तेमाल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानकारी सिर्फ कानूनी अंग्रेजी में नहीं दी जा सकती। तो और किन भाषाओं में देनी होगी? कंपनियों को इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराना होगा। ये यकीनन एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि भाषा की बाधा अक्सर लोगों को उनके अधिकारों से दूर रखती है। बिल्कुल। इसके अलावा इस कानून में एक बहुत ही संवेदनशील हिस्से को छुआ गया है और वो है बच्चों का डेटा। इंटरनेट पर आज बच्चे सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं और उनका डेटा सबसे ज्यादा असुरक्षित भी रहा है। जी, तो इस दिशा में ये कानून बहुत सख्त रुख अपनाता है। नए नियमों के अनुसार किसी भी बच्चे के डेटा को प्रोसेस करने के लिए माता पिता की वेरीफाइबल सहमति अनिवार्य कर दी गई है। वेरीफाइबल का मतलब कंपनियों को ये साबित करना होगा कि सहमति वास्तव में माता पिता ने ही दी है, किसी और ने नहीं। और इसके अलावा बच्चों को टारगेट करके विज्ञापन दिखाने या उनकी ट्रैकिंग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये बहुत जरूरी कदम था। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हर चीज के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य कर दी जाए तो कई जगह अव्यवहारिक स्थितियां पैदा हो सकती हैं। हर बार परमिशन लेना मुमकिन नहीं है। इसीलिए EY की रिपोर्ट में कुछ छूट या एग्जेम्पशंस का भी जिक्र है। कानून बनाते समय व्यावहारिकता का काफी ध्यान रखा गया है। जैसे अगर कोई मामला बच्चे की सुरक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ा है, अच्छा, या उन्हें कोई सरकारी सब्सिडी देनी है, या फिर स्कूल कॉलेज के लिए कोई साधारण ईमेल अकाउंट बनाना है जहां ज्यादा रिस्क नहीं है। बेसिक चीजें। जी, तो इन विशेष परिस्थितियों में पूर्व सहमति की अनिवार्यता से कुछ छूट दी गई है। और अगर कोई कंपनी सोचती है कि वो इन नियमों को नजरअंदाज करके अपना काम चला लेगी, तो उन्हें इस कानून में तय किए गए जुर्मानों पर नजर डालनी चाहिए। जुर्माने तो बहुत भारी हैं। रिपोर्ट बताती है कि अगर कोई कंपनी डेटा लीक या ब्रीच की जानकारी सरकार और यूजर से छिपाती है
या बच्चों के डेटा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। ये 250 करोड़ रुपए का जुर्माना इसलिए रखा गया है ताकि बड़ी से बड़ी टेक कंपनियां भी प्राइवेसी को हल्के में ना लें। बिल्कुल। इसके साथ ही कानून ने आम इंसान को अपना डेटा कंट्रोल करने की ताकत देने के लिए कंसेंट मैनेजर का एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया है। ये कंसेंट मैनेजर सुनने में थोड़ा नया लगता है। ये कैसे काम करेगा? क्या ये कोई सरकारी अधिकारी होगा? नहीं, ये कोई व्यक्ति नहीं है। ये असल में रिजर्व बैंक या डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्लेटफॉर्म या ऐप होगा। अच्छा, एक ऐप होगा? हाँ, इसे आप एक तरह का डैशबोर्ड समझ सकती हैं। जी। यहाँ से देखा जा सकेगा कि किस कंपनी को कौन सा डेटा इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई है और जब चाहें बस एक क्लिक से उस परमिशन को वापस लिया जा सकता है। तो कंट्रोल पूरी तरह से यूजर के हाथ में आ गया। बिल्कुल। और इन कंसेंट मैनेजर्स के लिए भी नियम बहुत सख्त हैं। जी। इनकी न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए। जी। और इन्हें अगले 7 सालों तक हर एक एक्टिविटी का पूरा ऑडिट ट्रेल सुरक्षित रखना होगा। ये सारी व्यवस्था सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या दुनिया में ऐसा कोई देश है जिसने इस प्रिवेसी, डेटा और तकनीक के संतुलन को सफलतापूर्वक हासिल किया हो, जिससे भारत कुछ सीख सके? हाँ, रिसर्च पेपर्स में एस्टोनिया के मॉडल की बहुत चर्चा की गई है। एस्टोनिया का EID सिस्टम? जी, एस्टोनिया का मॉडल दुनिया भर में एक मिसाल माना जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण उनके डिजिटल आर्किटेक्चर का बुनियादी ढांचा है। वो कैसे अलग है हमारे सिस्टम से? ये भारत का आधार सिस्टम काफी हद तक सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत है। जी। यानी देश का बहुत सारा डेटा कुछ केंद्रीय सर्वरों पर रखा गया है, जो कि हैकर्स के लिए एक बड़ा निशाना बन सकता है। बिल्कुल। इसके विपरीत एस्टोनिया का EID सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत है। इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का आम जिंदगी में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझें कि एस्टोनिया में नागरिकों का डेटा किसी एक विशाल तिजोरी में नहीं रखा है, बल्कि वो अलग अलग छोटी और अत्यधिक सुरक्षित तिजोरियों में बंटा हुआ है। अच्छा। स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ मेडिकल डेटा है, ट्रैफिक पुलिस के पास सिर्फ ड्राइविंग का डेटा है और ये आपस में एक सुरक्षित नेटवर्क से जुड़े हैं। तो कोई एक जगह हैक हो भी जाए तो सब कुछ खतरे में नहीं पड़ता। सही कहा। इसी डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के कारण एस्टोनिया में आज तक कोई बड़ा डेटा ब्रीच नहीं हुआ है। और शायद उनके सिस्टम की जो सबसे बड़ी खासियत मुझे लगी वो ये है कि वहाँ के नागरिक खुद एक पोर्टल पे जाके ट्रैक कर सकते हैं। जी। वो देख सकते हैं कि सरकार के किस विभाग ने या किस अधिकारी ने किस समय उनका कौन सा डेटा देखा। बिल्कुल। अगर किसी डॉक्टर ने बिना जरूरत के किसी का ट्रैफिक रिकॉर्ड चेक किया तो यूजर को तुरंत पता चल जाएगा और उस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहाँ डेटा पर असली कंट्रोल नागरिक का है। जी। हालांकि भारत जैसे विशाल देश के लिए जहाँ 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, एस्टोनिया जैसा पूरा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम रातों रात लागू करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल नहीं है अभी। हाँ, लेकिन भविष्य के एक लक्ष्य के तौर पर और नागरिकों को ये देखने का अधिकार देने के मामले में कि उनका डेटा कौन एक्सेस कर रहा है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अगर हम तस्वीर के दोनों पहलुओं को एक साथ रखें तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ भारत ने पिछले 10 सालों में इंटरनेट के विस्तार, UPI की अभूतपूर्व सफलता और E-गवर्नेंस के जरिए पूरी दुनिया को चौंकाया है। आज हम तकनीक के सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बन रहे हैं। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ आधार के बायोमेट्रिक फेलियर से राशन न मिल पाने की जमीनी सच्चाई, डेटा लीक के घटनाएं और मास सर्विलेंस का डर हमें याद दिलाता है कि तकनीकी विकास अगर बिना जिम्मेदारी के हो तो वो खतरनाक हो सकता है। और यही वजह है कि नया DPDP कानून और 2025 के नियम इस दिशा में एक मील का पत्थर हैं। बिल्कुल। इस विश्लेषण को सुनने के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के डिजिटल युग में पर्सनल डेटा सिर्फ कुछ MBs की फाइल नहीं है, बल्कि ये सबसे कीमती संपत्ति है। जब किसी को ये पता होता है कि कोई कंपनी लोकेशन या कॉन्टैक्ट्स क्यों मांग रही है और उस सहमति को वापस लेने का अधिकार पास में है, तभी सिस्टम से जवाबदेही की मांग की जा सकती है। जागरूकता ही इस डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। बहुत ही सटीक बात कही आपने। जानकारी ही बचाव है। अब अंत में इन सभी रिपोर्ट्स और आज की इस पूरी चर्चा से परे सोचने के लिए एक ऐसा विचार जो शायद हमें आने वाले भविष्य की एक नई हकीकत से रूबरू कराता है। वो विचार क्या है? देखिए, आज हम जिस DPDP एक्ट या प्राइवेसी की बात कर रहे हैं वो पारंपरिक डेटा पर आधारित है, जैसे हमारा नाम, फोन नंबर या हम क्या खरीदते हैं।
लेकिन जिस तेजी से इंडिया AI मिशन जैसी पहलों के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम विकसित हो रहे हैं, वे हमारे डेटा को उस गहराई और गति से प्रोसेस कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो है। तो सोचने वाली बात ये है, क्या आने वाले समय में ये पारंपरिक डेटा प्रोटेक्शन कानून काफी होंगे? हाँ। या क्या हम अनजाने में एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां इन AI एल्गोरिदम्स को हमारी पसंद, नापसंद, हमारे डर, हमारी आदतों और हमारे व्यवहार के बारे में खुद हमसे भी ज्यादा जानकारी होगी? बहुत मुमकिन है ऐसा होना। और अगर मशीनों ने इंसानी दिमाग को ही डिकोड कर लिया, तो क्या भविष्य में प्राइवेसी या निजता का पूरा मतलब ही हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगा? ये तकनीकी विकास का वो सिरा है जहां पहुंचकर हमारी आज की सारी परिभाषाएं शायद छोटी पड़ जाएं। ये वाकई बहुत गहराई से सोचने वाला सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। तकनीक के इस बदलते दौर में जागरूक रहें, सवाल पूछते रहें और अपने डिजिटल अधिकारों को समझते रहें।